ओके। तो आज जो है हम देखने वाले हैं सीआरई एम्स के क्वेश्चंस डिस्कशन के बारे में स्पेशली। ये लेक्चर आपका उसी के लिए है, ठीक है। तो ऑब्वियसली नर्सिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो हर एक एग्ज़ाम में सेम ही रहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सीआरई एम्स के लिए कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन सिर्फ उसके ही लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आप सबके लिए जो है हर एक नर्सिंग एग्ज़ाम्स के लिए इसमें ध्यान दे सकते हो। तो सबसे पहले तो जो लोग लेक्चर्स को देख रहे हैं वो बने उतना लेक्चर्स को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट रहेंगे हमारे सीआरई एम्स क्वेश्चंस, जो इस क्रैकिंग एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे और बाकी सारी एग्जामिनेशंस के लिए भी इतना ही ज़रूरी होगा, ठीक है। तो हम ऐसे आगे बढ़ेंगे। देखो पहला क्वेश्चन अच्छे से देखना कि 65-year-old मैन इज एक्सपीरियंसिंग सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस, ठीक है। 60, जैसे भी हम 65 ईयर के ओल्ड मैन की बात करें ना, ठीक है, तो जिसकी भी एज अगर हम बोले कि 65 से ज़्यादा है तो उसको हम कंसिडर करते हैं एल्डरली पर्सन, ठीक है। कौन सा पर्सन? एल्डरली पर्सन। और इस एल्डरली पर्सन्स के अंदर ऑब्वियसली अगर उसके अंदर कोई हियरिंग लॉस होगा तो वो यही सेंसरी हियरिंग लॉस ही होता है। तो एक ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, एसोसिएटेड विथ प्रेस्बाइक्यूसिस। और प्रेस्बाइक्यूसिस मतलब कि जो एज रिलेटेड, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? एज रिलेटेड हियरिंग लॉस, ठीक है। ये हम ऐसा भी बोल सकते हैं प्रेस्बाइक्यूसिस को कि ये जो उम्र बढ़ने की वजह से हियरिंग में कोई प्रॉब्लम आई है उसकी वजह से है। तो उसकी वजह से है। और व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर दिस पेशेंट? तो इस जो पेशेंट है उसके लिए प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या रहेगा, ठीक है। फिर से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं कि 65-year-old मैन इज एक्सपीरियंसिंग सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस associated with presbycusis. What is the priority nursing diagnosis for this patient? हमको priority nursing diagnosis में हम priority सेट करते हैं ना, तो बस वो आपको पूछ रहा है तो कौन सा हो सकता है? डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज है क्या? इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन, इनइफेक्टिव कोपिंग कर पाएगा वो, या उसके स्लीप पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब्ड हो जाएगी। तो क्या आएगा? प्रॉब्लम किसकी है? सुनाई नहीं देता उसको, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो गया है। तो क्या होगा? वर्बल कम्युनिकेशन में उसको जो है वो दिक्कत आएगी। समझ आ रहा है? तो क्या आएगा? इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन। उसको बॉडी इमेज में कोई यहाँ पे नहीं प्रॉब्लम आने वाला है, ठीक है, क्योंकि स्पाइन के बारे में या कुछ आपको ऐसा नहीं बोला है कि जो बैलेंस के बारे में हो। तो यहाँ पे क्या करेक्ट रहेगा कि उसको इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन होगा, ये वाला यहाँ पे एकदम करेक्ट रहेगा, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन में उसको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि वो हियरिंग लॉस की वजह से सुन नहीं पाएगा कि कहना क्या चाहता है पर्सन, है ना। इसके लिए देखो क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट है ना हमारे यहाँ पे। ओके, क्या लिखा है कि द मोस्ट कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर द क्लाइंट विथ हियरिंग डिसऑर्डर। हियरिंग डिसऑर्डर में सबसे कॉमन अगर नर्सिंग डायग्नोसिस है तो वो यही है, वुड बी दी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। उसमें क्या होगा? बातचीत में जो कम्युनिकेशन होती है ना, जिसमें सेंडर होता है, फिर मैसेज होता है, फिर रिसीवर होता है और रिसीवर फीडबैक देता है। रिसीवर फीडबैक तब दे पाता है जब सेंडर ने बोला क्या है वो उसको अच्छे से समझ आता हो, है ना। यहाँ पे तो वही प्रॉब्लम है, सेंसरी न्यूरल मतलब कि मैसेज में ही प्रॉब्लम है, तो वो नहीं दे पाता है, कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं होता है। सबसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है टू वे कम्युनिकेशन, ये वही है, सेंडर ने बोला, मैसेज दिया, रिसीवर ने सुना, एक्सेप्ट किया, समझा, और वो रिसीवर उसका फीडबैक मतलब कि रिवर्ट बैक आंसर देता है, तब उसको हम सही बोल सकते हैं कि हाँ इफेक्टिव है। वुड बी द कम्युनिकेशन प्रॉब्लम विद द अदर पर्सन। प्रेस्बाइक्यूसिस जो है, ठीक है, इज अ काइंड ऑफ हियरिंग लॉस रिलेटेड टू द पर्सन एजिंग। तो हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट ही था भाई कि प्रेस्बाइक्यूसिस का मतलब क्या, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रेस्बाइक्यूसिस क्या है। तो यही चीज़ है कि प्रेस्बाइक्यूसिस इज अ काइंड ऑफ हियरिंग लॉस, एक प्रकार का हियरिंग लॉस है रिलेटेड टू द पर्सन एजिंग, ठीक है। अदर नर्सिंग डायग्नोसिस आर नॉट रिलेटेड टू द गिवन कंडीशन। बाकी सब डायग्नोसिस तो थे पर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के साथ कनेक्ट हो सके वैसे नहीं थे। ठीक है, या फिर हम बोले कि प्रेस्बाइक्यूसिस के साथ कनेक्ट हो सके वैसे नहीं थे।
ओके चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 36 ईयर एक ओल्ड मेल पेशेंट है, हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग प्रोग्रेसिव वर्जनिंग हेडेक। ठीक है, 36 ईयर का ओल्ड मेल पेशेंट है, उसको क्या हो रहा है, तो प्रोग्रेसिव वर्जनिंग, उसको हेडेक हो रहा है। ठीक है, कौन सी कंडीशन है, हेडेक हो रहा है, बहुत ही खराब। इन मॉर्निंग में होता है, और हेडेक के साथ उसको वॉमिटिंग भी होती है फॉर 2 वीक्स, ऐसा उसको 2 वीक से हो रहा है। हेडेक के साथ उसको वॉमिटिंग भी होती है। ही हैज़ बिकम फॉरगेटफुल, वो उसको कुछ कुछ चीज़ें भूल भी जाता है, बट कैन टेक केयर ऑफ हिज डेली नीड्स, बट उसकी जो भी डेली नीड्स है उसका वो टेक केयर ऑफ करता है, ध्यान रखता है। एज अ नर्स यू सस्पेक्ट रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, जब आप देखते हो कि पेशेंट को जो है वो हेडेक जो है वर्जनिंग हो रहा है, मॉर्निंग में उसका वॉमिटिंग होता है, 2 वीक्स ऐसी कंडीशन है, वो कुछ चीज़ें भूल भी जाता है, तो एज अ नर्स आप फाइंड करते हो तो ये पाते हो कि आईसीपी उसका बढ़ा हुआ है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो ब्रेन के लिए होता है ना, वो बढ़ा हुआ है। व्हाट क्लिनिकल मैनिफेस्ट है ना, क्लिनिकल मैनिफेस्ट वुड हेल्प यू टू एस्टेब्लिश रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। इसमें से ऐसा तो कौन सा डेटा है कि जो आपको ये सजेस्ट करके देगा कि जो बताएगा पेशेंट का आईसीपी बढ़ा हुआ है? क्या प्यूपिलरी एसिमेट्री बताता है, जीसीएस का स्कोर, ग्लासगो कॉमा स्केल जो हम मोस्टली यूज करते हैं किसके लिए, कॉन्सियसनेस लेवल को चेक करने के लिए। ठीक है, हम उसका यूज़ करते हैं, तो या वो 8 है तो वो बताता है, कॉर्नियल का रिफ्लेक्स बताता है, या फंडस एग्जामिनेशन फॉर पेपिलेडिमा जो है वो इसके अंदर हमको रिप्रेजेंट करके देता है। ठीक है, फंडस एग्जामिनेशन फॉर द पेपिलेडिमा। ठीक है, जो पेपिलेडिमा है उसके अंदर क्या देखने को, देखो प्यूपिलरी असिमेट्री जो है उससे तो हमको कुछ ऐसा पता नहीं चलेगा कि इसको ऐसे भी बढ़ा हो। जीसीएस तो हम कॉन्सियसनेस लेवल के लिए यूज़ करते हैं, तो इसको भी मारो गोली। ठीक है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स से भी कुछ ज़्यादा पता नहीं चल सकता, बट यस फंडस एग्जामिनेशन करने से पेपिलेडिमा मिलना वो शायद ये ग्रेनियल प्रेशर के बढ़ने की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो एक ये रीज़न हो सकता है, तो हम यहाँ पे इस ऑप्शन को बेटर कंसिडरेशन दे सकते हैं सही के लिए कि फंडस एग्जामिनेशन फॉर पेपिलेडिमा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। हम देखते हैं कि सही है या नहीं। ठीक है, कि करेक्ट है या नहीं है। देखो करेक्ट है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या बोला है कि ड्यू टू द इम्प्योर्ड सीएसएफ इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, इंट्राक्रेनियल प्रेशर ये बढ़ता कब है, सीएसएफ का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। ठीक है, ये सीएसएफ का प्रोडक्शन क्या हुआ, तो सीएसएफ का प्रोडक्शन जो है ना वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, सीएसएफ का प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुआ पर उसका एब्जॉर्प्शन किसी वजह से नहीं हो रहा। ठीक है, सीएसएफ का प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो रहा है बट कहीं ना कहीं उसका एब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज हो गया है, तो उसकी वजह से आईसीपी बढ़ता है। देखो ड्यू टू द इम्पेयर्ड सीएसएफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये इम्पेयर्ड मतलब कि कम हो गया है एब्जॉर्प्शन, और ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ सीएसएफ आउटफ्लो द इंक्रीज्ड प्रोटीन लेवल प्रेजेंट इन द सीएसएफ, प्रोटीन का लेवल जो है सीएसएफ के अंदर इंक्रीज्ड होता है, विल रिजल्ट इन रेज्ड आईसीपी, जिसकी वजह से आईसीपी बढ़ता है, ब्रेन का प्रेशर, एंड पेपिलेडिमा देखने को मिलता है, विच आर सीन इन द कंडीशन ऑफ द ब्रेन ट्यूमर। ऐसी ही कंडीशन ब्रेन के ट्यूमर में भी देखने को मिलती है, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर भी जो है वो क्रेनियम जो कैविटी है उसके अंदर प्रेशर बढ़ाएगी और उसकी वजह से भी आईसीपी बढ़ेगा, तो उसमें भी आईसीपी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। जीबीएस गुलियन बेयर सिंड्रोम में भी आईसीपी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। हैंस द फंडल एग्जामिनेशन दैट सोज पेपिलेडिमा, जब हम फंडल एग्जामिनेशन करते हैं, आंखों का एग्जामिनेशन करते हैं, तब हमको पेपिलेडिमा देखने को मिलता है। इज अ डायग्नोस्टिक मेथड टू रूल आउट द इंक्रीज पीएचडी, और एक डायग्नोस्टिक मेथड भी बोल सकते हैं कि जिससे हम आईसीपी को, इंट्राक्रैनियल प्रेशर को रूल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर के लिए डायग्नोस्टिक टूल एज यूज होता है फंडल एग्जामिनेशन ऑफ द आई, और उसमें पेपिलेडिमा भी देखने को मिल सकता है। क्यों होता है आईसीपी बढ़ता कब है, तो आईसीपी तब बढ़ता है जब सीएसएफ का ओवर प्रोडक्शन हो और एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा हो, तब होता है। ऐसी ही कंडीशन सेम इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने वाली कंडीशन ब्रेन ट्यूमर एंड जीबीएस गुलियन बेयर सिंड्रोम में भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखो क्या है आपका कि स्टूडेंट नर्स इज कैरिंग फॉर अ पेशेंट विथ डीवीटी
जो पेशेंट को क्या हो गया है, डीवीटी हो गया है, उसका स्टूडेंट नर्स जो है वो केयर कर रही है, बराबर। तो स्टूडेंट नर्स जो है इसके अंदर क्या करेगी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल कि डीवीटी है क्या, ठीक है। तो ये डीवीटी क्या होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है। स्टूडेंट नर्स एक ऐसे पेशेंट की केयर करिए जिसको डीवीटी है, विच एक्शन बाय द स्टूडेंट नर्स शुड बी करेक्टेड बाय द ड्यूटी नर्स। स्टूडेंट नर्स का यहाँ पे ऐसा तो कौन सा काम हो रहा है कि जिसको ड्यूटी नर्स जो है वो सुधारेगी, भी बोलेगी कि स्टूडेंट नर्स आप ये गलत कर रहे हो, ये जो चीज़ है वो डीवीटी वाले पेशेंट में हम नहीं कर सकते। एलिवेटिंग द लेग्स ऑफ द पेशेंट, क्या स्टूडेंट नर्स जो है वो पेशेंट का लेग एलिवेट करेगी, तो ये तो अच्छी बात है डीवीटी वाले पेशेंट का लेग अप करना। अप्लाइंग वार्म पैक्स, वहाँ पे वार्म पैक्स लगाना वो भी अच्छी बात है कि थ्रोम्बोसिस को वो कम करेगा, उसमें हेल्प करेगा, थोड़ा रिलैक्सेशन लगेगा। अप्लाइंग कंप्रेशन पंप्स लगाएगी तब, ठीक है, कंप्रेशन पंप्स या अप्लाइंग प्रेशर आफ्टर द IM इंजेक्शन, तो क्या आएगा, क्या आएगा, यस अप्लाइंग प्रेशर पंप, ठीक है। स्टूडेंट एक्शन विच एक्शन बाय द स्टूडेंट नर्स शुड बी करेक्टेड बाय द ड्यूटी नर्स, तो क्या करेगी, बोलेगी कि उसको जो है क्या नहीं करना है, यस एलिवेटिंग द लेग्स ऑफ द पेशेंट, ये दिया, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है, अप्लाइंग कंप्रेशन पंप, बराबर क्या करने हैं कि अप्लाइंग कंप्रेशन पंप इसके अंदर करना है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। कंप्रेशन डिवाइसेज आर यूज टू प्रिवेंट द ब्लड क्लॉट, है ना, वो सुधार रही है, तो बोलेगी कि देखो हम बोलते हैं कि इसके अंदर वो स्टॉकिंग्स लगा के रखते हैं, पहन के रखते हैं, पता है ना आपको, तो इसी तरीके से बोलती हैं कंप्रेशन डिवाइसेस आर यूज टू प्रिवेंट द ब्लड क्लॉट। कंप्रेशन डिवाइसेस का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपको अगर याद हो तो हमने एक पढ़ा था ये, ठीक है, हमने ये पढ़ा था मास्ट, मतलब कि मिलिट्री एंटी सॉक ट्राउज़र, और दूसरा हमने पढ़ा था ये, ठीक है, निमेटिक एंटी सॉक गारमेंट्स, ओके। तो ऐसे जो है इसके अंदर पूरे यूज़ होते हैं डीवीटी के लिए, ठीक है, मिलिट्री एंटी सॉक ट्राउजर्स एंड न्यूमेटिक एंटी सॉक गारमेंट्स, है ना, मास्ट एंड पास्ट, ऐसे तो कंप्रेशन डिवाइसेस आर यूज्ड टू प्रिवेंट द ब्लड क्लॉट एंड दस प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ द डीवीटी, whereas in this case the client is already diagnosed with DVT, अगर पेशेंट को ऑलरेडी डायग्नोस्ड हो, इसको तो प्रिवेंट के लिए यूज़ करते हैं, कंप्रेशन डिवाइसेस को डीवीटी को प्रिवेंट के लिए यूज़ करते हैं, बट जब एक्चुअली डीवीटी डायग्नोस्ड ही हो चुका है, हैंस सिक्वेंशियल कंप्रेशन पम्प्स और डिवाइस इज नॉट अप्रोप्रिएट, तब ये कोई भी काम के नहीं है, अप्रोप्रिएट और कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू दिस क्लाइंट, उसके अंदर तो फिर जो बाकी की कंडीशन थी ना, लेग को एलिवेट करना, वार्मनेस देना, वो करेंगे जब डीवीटी एक्चुअली डायग्नोस्ड हो चुका हो तब। डीवीटी अभी डायग्नोज नहीं हुआ है और पर्सन की जॉब या ऐसा कुछ प्रोफेशनलिटी ऐसी है कि जिसमें उसको बहुत ही दिन में बहुत सारे घंटे तो खड़े खड़े ही काम करना है, तो तब हम डीवीटी को प्रिवेंट करने के लिए मास्ट और पास्ट का यूज़ कर सकते हैं, होने के बाद नहीं कर सकते, ठीक है। नॉट अप्रोप्रिएट और कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू दिस क्लाइंट, अदर इंटरवेंशंस गिवन इन द ऑप्शंस आर रिलेवेंट टू द क्लाइंट विद डीवीटी, जिस पेशेंट को ऑलरेडी डीवीटी है, हो चुका है, उसके लिए ये सारे ऑप्शंस करेक्ट थे। ये एलिवेटिंग करना लेग्स ऑफ द क्लाइंट पेशेंट को, उसको वार्म पैक देना, अप्लाइंग प्रेशर आफ्टर IM इंजेक्शन बट जेंटल प्रेशर, ठीक है, जेंटल प्रेशर, ये सब करेक्ट था। बट इसको तो हम तब यूज़ करते हैं जब हमको पेशेंट के अंदर डीवीटी का सिर्फ क्या करना है, प्रिवेंशन करना है, डायग्नोस्ड नहीं हुआ है तब करेंगे, ठीक है। कंप्रेशन एंड पंप का यूज़ क्लियर है, ये फुल फॉर्म याद रखना मास्ट और पास का, क्योंकि कितनी बार ये भी पूछा जा सकता है, IBQ में भी आता है ये, तो इतना अभी फुल फॉर्म याद रखना। मास्ट मतलब मिलिट्री एंटी सॉक गारमेंट्स एंड पास्ड मतलब कि न्यूमेटिक एंटी सॉक ट्राउजर्स, ओके, गारमेंट्स, ओके, यार यहाँ पे ट्राउजर्स, ओके। चलो नेक्स्ट सिचुएशन क्या है देखो कि 35 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट
इज रिकवरिंग फ्रॉम एन ऑर्थोपेडिक सर्जरी, उसको अभी अभी एक ऑर्थोपेडिक सर्जरी हुई है इन लोअर लेग में, इज प्रैक्टिसिंग स्विंग टू क्रच गेट। बहुत सारे गेट आते हैं, ठीक है, जैसे कि कौन से आते हैं, यस, स्विंग टू क्रच गेट आता है, स्विंग थ्रू क्रच गेट आता है ना, तो ऐसे बहुत सारे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास बात की हुई है स्विंग टू क्रच गेट के बारे में, है ना। इन दिस मेथड अ पेशेंट नीड्स टू मूव बोथ क्रचेस फॉरवर्ड। यहाँ पे पेशेंट ने क्या किया, अपने जो बोथ क्रचेस से पकड़ी हुई होती है ना क्रचेस, उसको आगे रखा है, ठीक है, फॉरवर्ड, लीन्स ऑन द क्रचेस एंड देन लिफ्ट, ठीक है, वो अपने क्रचेस पे जो है वो लीन्स हुआ और वो लिफ्ट हो रहा है, एंड स्विंग बोथ लेग्स टू प्लेस इट, ठीक है, और उसने अपने दोनों लेग्स को भी स्विंग, ऑब्वियसली स्विंग का मतलब होता है झूला, क्या होता है, झूला, ठीक है, तो इसमें क्या करेगा वो, स्विंग टू क्रच गेट और स्विंग थ्रू क्रच गेट में डिफरेंस है, ठीक है। स्विंग टू के अंदर उसने अपना जो प्रोसेस है वो बढ़ा दिया है, स्टेप 1 कि उसने अपनी क्रचेस को आगे बढ़ा दिया है, लीन उस पर फॉरवर्ड हुआ है, फॉरवर्ड होके अपनी बॉडी को भी वो झूले के जैसे ऊपर अपने रख दिया है, ठीक है। अब क्या करेगा ये पूछा है, अब क्या करेगा, बिफोर रीचिंग द क्रच टिप, एट द लेवल विद द क्रच टिप्स, पास्ट द क्रच टिप्स, एट आइदर बिफोर और एट द लेवल, ठीक है, और आइदर बिफोर और एट द लेवल ऑफ द क्रच टिप्स। देखो ये जो आपके यहाँ पे बात की है ना, पास्ट द क्रच टिप्स, ये कब होता पता है, जब आपको पूछा होता है यहाँ पे स्विंग थ्रू क्रच गेट, ठीक है, यहाँ पे आपको अगर स्विंग थ्रू क्रच गेट पूछा होता तो पास्ट होता, थ्रू मतलब फेंक देना, पास्ट होना, ठीक है। स्विंग टू पूछा है, उसका मतलब एट द लेवल विद द क्रच टिप्स, यहाँ से हमने क्रच को उठाया, ठीक है, फिर हमने क्या किया, उसको आगे रखा, अब उस पर हम झूल रहे हैं और हम भी एक्चुअली वहीं पे जाएंगे एट द लेवल ऑफ क्रच, जहाँ पे क्रचेस है वहीं पे हमारी बॉडी भी जाएगी, ठीक है, ऐसा होगा। ये स्विंग टू है, पर स्विंग थ्रू में हमने रखा, बॉडी हमारी पीछे जाएगी, क्रचेस हमारे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, वो स्विंग थ्रू है। पास्ट दी क्रच टिप्स, हम पीछे रहेंगे, क्रचेस आगे रहेंगे, वो स्विंग थ्रू है, ठीक है। और स्विंग टू के अंदर, और इसके मैं सारे शॉर्ट्स बना के रखे हुए हैं क्रचेस के, क्योंकि अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत आता है कि क्रचेस को यूज़ कैसे करते हैं, कौन सा क्रच पहले आता है, 4 पॉइंट गेट, 3 पॉइंट गेट क्रचेस, ये सब क्रचेस के बारे में मैंने वीडियो बना के रखे हुए हैं कि कब कौन से क्रचेस को यूज़ किया जाता है, इवन कैसे स्टेप से आप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट कर सकते हो विद द क्रचेस, ठीक है। तो इसके अंदर स्विंग टू क्रच ग्रेट है, इसके लिए आएगा कि एट द लेवल ऑफ द क्रच टिप्स जो है, ये करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी। बिफोर भी नहीं आएगा, ठीक है ना, आइदर बिफोर और लेवल नहीं आएगा, आइदर बिफोर भी नहीं आएगा, एट द लेवल तो सही है पर आइदर बिफोर नहीं आएगा, एट द लेवल विद द क्रच टिप्स मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। स्विंग टू क्रच गेट के लिए याद रखना, स्विंग थ्रू आ गया, पास द क्रच टिप्स हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ओके। ड्यूरिंग द स्विंग टू गेट द पेशेंट एडवांसेस बोथ क्रचेस, लीन्स ऑन द क्रचेस एंड देन लिफ्ट एंड स्विंग बोथ लेग्स, ठीक है, आगे रखे, फिर अपने बोथ लेग्स को स्विंग करते हुए टू द सेम पॉइंट जो है क्रचेस जहाँ पे थे वहाँ पे वो भी पहुँच जाएगा। इन स्विंग थ्रू क्रच गेट द पेशेंट स्विंग्स बोथ लेग्स पास्ट फ्रॉम द क्रच टिप्स, ठीक है, उसके जो क्रचेस है उसके पीछे रहेंगे उसके लेग्स, तो स्विंग थ्रू होता, ठीक है। क्लियर है स्विंग टू और स्विंग थ्रू के बारे में, ये क्वेश्चन अभी के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान में रखना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि मेल पेशेंट इज एडमिटेड विथ एडिसन डिजीज, एक मेल पेशेंट है जिसको एडिसन डिजीज होता है, ठीक है। एडिसन डिजीज के हम तुरंत ही अपोजिट में अगर कोई डिजीज बोले तो यस यस करेक्ट है, कौन सा, कुशिंग सिंड्रोम, सॉरी मेरे को यही नहीं लिख रहा, ओके तो कौन सा आएगा, कुशिंग सिंड्रोम, है ना। इसके तुरंत अपोजिट है, कुशिंग्स के अंदर है ना, ये दोनों स्टेरॉइड्स के रिलेटेड है, इसके अंदर सारी चीज़ें इंक्रीज हो जाती है, जबकि ये जो एडिसन है ना उसके अंदर सारी चीज़ें डिक्रीज हो जाती है, ठीक है।
लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट रिवील लो एल्डोस्टेरोन, ऑब्वियसली डिक्रीज होती है तो एल्डोस्टेरोन डिक्रीज होगा। द पेशेंट इज ऑन हाई डोजेज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, और इसके ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी दी जा रही है। द नर्स इज प्लानिंग फॉर अ हेल्थ टीचिंग ऑन डाइटरी मॉडिफिकेशन करवाना, इसका मतलब है कि पेशेंट का कुछ ना कुछ चेंजेस करवाना, ठीक है। पेशेंट का डाइटरी मॉडिफिकेशन मतलब उसका डाइट चेंज के बारे में नर्स इसको बता रही है। द नर्स इज अवेयर दैट द फॉलोइंग डाइटरी मॉडिफिकेशन इज नॉट रेकमेंडेड फॉर दिस पेशेंट। नर्स को अवेयर होना चाहिए, पहले तो उसको पता होना चाहिए कि पेशेंट को एडिसन डिजीज है ना, तो मैं ये चीज़ तो उसको डाइट में बिल्कुल भी नहीं बता सकती हूँ, ठीक है। क्लियर है, एडिसन डिजीज है मतलब कि लो एल्डोस्टेरोन का लेवल होगा, बराबर है। उसके लिए हम हाई डोजेज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे, वो भी करेक्ट है। बट यहाँ पे नर्स जा रही है उसको डाइटरी मॉडिफिकेशन देने के लिए, तो उसको ये चीज़ से अवेयर होना ज़रूरी है कि ये तो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, ठीक है। तो क्या है, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना, हाँ बिल्कुल आप लेना, ये तो ज़रूरी है। कैल्शियम रिच फूड लेना, ये भी चाहिए। फूड रिच इन विटामिन डी, बिल्कुल चाहिए। सोडियम रिस्ट्रिक्टेड फूड जो है ये हम बोलते हैं अगर पेशेंट को कुसिंग सिंड्रोम होता, ठीक है। यहाँ पे पेशेंट को एडिसन डिजीज है, इसके लिए हम बोलेंगे सोडियम रिस्ट्रिक्टेड नहीं करना है, इंक्रीज करना है, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे गलत है और यही हमारा आंसर है, फिर तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, कैल्शियम रिच फूड लेना रामलाल, आप फूड रिच इन विटामिन डी भी लेना, सोडियम वाला फूड लेना है। सोडियम रिस्ट्रिक्टेड फूड तो कुसिंग्स होता तो बोलते हैं, तो क्या करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा, देख लो है, यस। सोडियम शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड इन पेशेंट विद लो एल्डोस्टेरोन लेवल, लो एल्डोस्टेरोन लेवल या एडिसन डिजीज वाले पेशेंट में सोडियम रिस्ट्रिक्ट फूड नहीं देना है, सोडियम वाला फूड देना है। अ पेशेंट विद एडिसन डिजीज, एड्रिनल इनसफिशियंसी, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे होती है, वेयर द एड्रिनल ग्लैंड इज सिचुएटेड, ऑन दी रीनल, ओके ऑन द किडनी बोल सकते हैं ना, क्योंकि उसको तो ऑलरेडी जो है वो रीनल ग्लैंड भी बोला जाता है, किडनी के ऊपर जो है, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपको दिख रही है दैट इज वन इज द एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, दैट इज वन इज द एड्रीनल ग्लैंड, इसको ही बोला जाता है ना। और यही से एल्डोस्टेरोन और सब निकलता है, दो किडनी होती है, दोनों के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड रहती है। तो एड्रीनल इनसफिशियंसी इसकी कमी की वजह से, इसकी कोई प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। नीड्स टू टेक एडिक्वेट सोडियम टू प्रिवेंट, यहाँ पे एडिक्वेट अमाउंट में सोडियम लेना चाहिए टू प्रिवेंट एक्सेस फ्लूइड लॉस एंड टू मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एक्सेस फ्लूइड लॉस को रोकने के लिए और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। हाई डोजेज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर लिंक्ड टू अ हायर रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, ऑल्सो ये रिस्क भी रहता है पर क्या करें, करना पड़ता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अगर आप दे रहे हो इसके ट्रीट के लिए तो उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कि बोन के अंदर होल हो जाना, ठीक है, बोन के अंदर पोर्स होना वो भी देखने को मिलता है, पर क्या करें, ट्रीटमेंट है, देना पड़ता है। यही कॉर्टिकोस्टेरॉइड ट्रीटमेंट हम ऑब्वियसली ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड में भी देते हैं। फिर जिसका ऑर्गन कोई डोनेट हुआ हो, रिप्लेसमेंट हुआ हो, ठीक है, उसमें भी देते हैं, तो क्या करें, देना पड़ता है, ऐसी ट्रीटमेंट है वो, उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है पता है, पर क्या करें। सो कैल्शियम एंड विटामिन डी रिच डाइट तो देना है, और उसकी वजह से भी हमको पेशेंट को ऑलरेडी समझ जाना है पहले से, तो उसको कैल्शियम एंड विटामिन डी रिच तो डाइट देना ही है। द पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू हैव डाइट रिच इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, ओके क्लियर। चलो आगे बढ़े, कौन सा क्वेश्चन है देखो कि पेशेंट विद सिकल सेल एनीमिया, एक पेशेंट है जिसको क्या है, तो इस पेशेंट को जो है सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम है, ठीक है। वाई दिस सिकलिंग क्राइसिस डज नॉट रिजल्ट, वो पेशेंट पूछता है कि सिकलिंग क्राइसिस डज नॉट रिजॉल्व अपॉन इनिशिएशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी, ये सिकल क्राइसिस है वो ऑक्सीजन थेरेपी से क्यों रिजॉल्व नहीं होता है, क्यों ट्रीट नहीं होता है। हाउ शुड द नर्स बेस्ट एक्सप्लेन दिस टू द पेशेंट, इसके बारे में नर्स पेशेंट को क्या समझाएगी। मतलब पेशेंट नॉर्मली नर्स को पूछ रहा है कि नर्स
आपको पता है कि ये सिकल सेल एनीमिया और सिकल सेल क्राइसिस में क्या डिफरेंट है? सिकल सेल के अंदर सिर्फ आरबीसी का जो शेप है वो सिकल हो जाता है, और सिकल होने की वजह से प्रॉब्लम ऐसे क्रिएट होती है, मान लो कि ये आपकी ब्लड वेसल्स है, हमारा नॉर्मल आरबीसी कॉन्केव शेप का होता है तो यहाँ से इजीली निकल जाता है, ठीक है। बट मान लो कि अभी ये हमारी ब्लड वेसल्स है, अभी जो आपका आरबीसी है वो सिकल शेप का हो गया है, तो ये कहीं ना कहीं उसके इस शेप की वजह से क्लम्प होना चालू हो जाता है, ठीक है। ये क्लम्प हो गया और यहाँ पे क्या करेगा, वो ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। क्या करेगा? ब्लॉकेज। दैट इज वन इज द सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। बट सिकल सेल क्राइसिस इज अ डिफरेंट सिचुएशन, वो इसका ही एडवर्स रिएक्शन है, ठीक है। तो क्या इसके लिए हो सकता है, वो पूछा है कोई पेशेंट विद सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया वाला पेशेंट इंक्वायर करता है व्हाई द सिकलिंग क्राइसिस डज नॉट रिजॉल्व अपॉन इनिशिएशन ऑफ ऑक्सीजन थेरापी। वो सिर्फ और सिर्फ इनिशिएशन ऑफ ऑक्सीजन थेरापी से क्यों रिजॉल्व नहीं होता है? हाउ शुड द नर्स बेस्ट एक्सप्लेन दिस टू द पेशेंट? सिकलिंग अकर्स इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज ब्लड विस्कोसिटी। सिकलिंग्स जो है वो ब्लड विस्कोसिटी, मतलब कि जो ब्लड का फ्लूइडिटी वाला लेवल है वो जो है वो डिक्रीज हो जाता है। व्हेन आरबीसी सिकल, आरबीसी जब सिकल शेप की होती है, दे ऑक्लूड स्मॉल वेसल्स, क्लम्प हो जाती है और स्मॉल वेसल्स में ऑक्लूड हो जाती है, विच कोजेज मोअर लोकल हाइपोक्सिया, जिसकी वजह से मोअर लोकल हाइपोक्सिया क्रिएट होता है, ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो कम पाई जाती है, ठीक है। एंड मोअर सिकलिंग की वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ द एबनॉर्मल सेल्स रिजल्ट इन फ्यूअर आरबीसीज टू कैरी ऑक्सीजन, या ऑल ऑफ द अबो। तो क्या देखने को मिलता है? यस, ये भी हमने देखा कि व्हेन आरबीसी इज सिकल दे ऑक्लूड स्मॉल वेसल्स विच कोजेज मोअर लोकल हाइपोक्सिया, जिसको हम ऑक्सीजन की मदद से ट्रीट कर सकते हैं, बट ऑक्सीजन क्राइसिस को नहीं। उसके लिए हम पेशेंट को बोलते हैं, पेन होगा पेशेंट को वहाँ पे बहुत ज़्यादा, सिर्फ ऑक्सीजन से आप कुछ नहीं कर पाओगे क्राइसिस में। एनीमिया को ऑक्सीजन से आप ट्रीट कर दोगे, पानी ज़्यादा पीने के लिए बोलोगे, क्योंकि फ्लूइड से ये क्लम्प नहीं बनेगा, ये आगे बढ़ेगा और इजीली मूव ऑन करेगा, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे क्या करेगा कि व्हेन आरबीसी सिकल दे ऑक्लूड स्मॉल वेसल्स विच कोजेज मोर लोकल हाइपोक्सिया एंड मोर सिकलिंग इज अकर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। देखते हैं, देखो करेक्ट है कि द नर्स शुड एक्सप्लेन टू द पेशेंट दैट द सिकलिंग क्राइसिस डज नॉट रिजॉल्व अपॉन initiation of oxygen therapy because when red blood cells RBC sickle then they occlude small blood vessels. This occlusion leads to more local hypoxia, मतलब कि लेक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, इसको ऑक्सीजन की सप्लाई जो है उसको डिक्रीज कर देगा बॉडी के नॉर्मली, तो उसके लिए हमको बाहर से देना पड़ेगा। एंड फर्दर सिकरिंग ऑफ आरबीसीज, और दूसरे आरबीसीज वहाँ पे क्लम्प होते रहेंगे और वो उस जो पैसेज है उसको ब्लॉकेज कर देंगे। Option A and option C do not fully explain the mechanism behind the persistence of the sickling crisis despite oxygen therapy, ठीक है। तो इसकी वजह से ये करेक्ट हमारा हुआ था। चलो और क्या बोला यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक 65 ईयर का ओल्ड पेशेंट है, इज एक्सपीरियंसिंग कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। उसको कार्डियक अरेस्ट है विद रिफ्रैक्टिव ventricular fibrillation है that has not responded to other treatment, और अदर ट्रीटमेंट्स को भी बिल्कुल रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है पेशेंट को, है क्या वो याद रखना, ठीक है। रिफ्रैक्टरी जो है उसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है और कोई भी ट्रीटमेंट उसके अंदर काम नहीं कर रही है। विच मेडिकेशन इज द प्रेफर्ड चॉइस व्हेन अदर एजेंट हैव बीन इनइफेक्टिव। और यहाँ पे ऐसे तो कौन सी मेडिकेशन होगा, वो हम देंगे ही देंगे अगर पेशेंट को ये कंडीशन से ट्रीट नहीं हो रहा है। तो पेशेंट को है क्या, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, उसको क्या हुआ है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है, 65 ईयर का पेशेंट है, एल्डरली पेशेंट है। हम उसको एमियोडायरोन देंगे, हम उसको एट्रोपिन देंगे, एसिटाब्यूटॉल HCl देंगे, या प्रोपेफेनोन HCl उसके अंदर हम देंगे। तो क्या देंगे हम, पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट है, पेशेंट को रिफ्रैक्टरी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, बहुत सारी दवाई हमने ट्राई कर ली, नो रिस्पॉन्स। अब कौन सी दवाई देंगे, जब कोई भी दवाई काम नहीं करती है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर, तो ये तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस है एमियोडायरोन, ये देंगे हम उसको। क्या करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो कैसे है वो, ये एमियोडायरोन इज कंसीडर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि VF की मतलब कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की तो ड्रग ऑफ चॉइस ही एमियोडायरोन है,
दैट इज़ अनरिस्पॉन्सिव टू इनिशियल थेरेपीज, ठीक है, जो अनरिस्पॉन्सिव है इनिशियल थेरेपीज के, और इट हैज़ एंटी अरिथमिक प्रॉपर्टीज़, और इसके पास एंटी अरिथमिक प्रॉपर्टीज़ भी है, एंड कैन हेल्प रिस्टोर नॉर्मल कार्डियक रिदम, और ये क्या करेगी, नॉर्मल कार्डियक रिदम को भी करने के लिए हेल्पफुल है। तो इसके लिए हम वीएफ की जो है ड्रग ऑफ चॉइस कंसीडर करते हैं किसको, तो एमियोडेरोन को, ठीक है, किसको, एमियोडेरोन को। ये हमको एज इट इज़ याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। क्यों करते हैं, तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन दैट इज़ अनरिस्पॉन्सिव टू इनिशियल थेरापी, इट हैज़ एंटी अरिथमिक प्रॉपर्टीज़, इसके पास एंटी अरिथमिक प्रॉपर्टीज़ है, एंड कैन हेल्प टू रिस्टोर नॉर्मल कार्डियक रिदम, ठीक है, और फटाफट से कार्डियक रिदम को नॉर्मल करने की कोशिश करती है। ओके, चलो आगे और क्वेश्चंस को देखें। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा, और देखो मज़ा लाने की वाली कोई बात भी नहीं है, आपको कंसंट्रेट करना ही पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर आपको नॉलेज चाहिए, ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपना टाइम कंजप्शन देना पड़ेगा, आपका माइंड यूज़ करना पड़ेगा, आपको ही नई नई चीज़ें याद रखनी भी पड़ेगी। वी आर नॉट यूजिंग लाइक दैट कि यहाँ पे हम कोई जॉकिंग लाइक सेशन अटेम्प्ट करने के लिए खड़े हुए हैं, ठीक है, या कुछ हम वैसा कर रहे, तो वैसा तो कुछ हम नहीं कर रहे। आपको पढ़ना है, एक जगह पे बैठिए, कंसंट्रेट करिए और पढ़िए। ऐसा है, एक नोटबुक लीजिए और क्वेश्चंस को लिखते जाइए, वही चीज़ें आप रोज़ रोज़ रिकॉल कीजिए, रिवीजन में डालिए। ओके, तो ये सब आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, या फिर आप लेक्चर्स को अच्छे से ध्यान से देखें तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, सब कुछ हमारे लिए हेल्पफुल है, ठीक है। वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो कॉमेडी शो है, उससे हमको खुशी मिल सकती है कुछ मिनट्स के लिए, मैं ऐसा बोलूँगी ना, घंटे के लिए तो मैं नहीं बोलूँगी, ठीक है, मिनट्स के लिए। वो सब चीज़ें तब काम आएगी जब हम प्रॉपरली अपनी लाइफ में सेट हो चुके होंगे, है ना। अभी आप वो सब चीज़ें देखिए पर कुछ मिनट्स के लिए, जब सिर्फ रिफ्रेशमेंट्स के लिए, वरना आपके लिए अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ही पढ़ना होना चाहिए। अगर आप दिन में कुछ भी चीज़ें पढ़ने के लिए रह जाती है कि कोई कारण सर आप नहीं पढ़ पाए हो, तो आपको सबसे ज़्यादा दुख वहाँ पे फील होना चाहिए कि क्यों आज मैं नहीं पढ़ पाई, मैंने खाना पीना तो किया पर मैंने पढ़ा क्यों नहीं। यही आपका जुनून होगा, यही आपका डेडिकेशन होगा जो आपको कहीं पे भी पीछे नहीं पड़ने देगा। फिर आप क्यों भी प्राइवेट जॉब में ही क्यों ना हो, ठीक है, तो भी आप पीछे नहीं हटोगे, क्योंकि अब आपके पास नॉलेज है। ओके, तो कोई आपको कुछ बोलेगा तो नहीं, इतना तो आप सियोरिटी में रहिएगा। यहाँ से निकले कहीं और आपके पास बहुत ही अच्छी जॉब है, ये भी आप सियोरिटी में रहेगा, कोई आपको निकाल भी नहीं सकता है। इवन आप अपने लिए भी कुछ कर सकते हो, ये भी आपको रहेगा जब आपके पास नॉलेज होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका माइंड ही नहीं चलता, अगर आपका चल रहा है, आपका डेडिकेशन है, आपका कंसंट्रेशन है, तो इससे ज़्यादा शुक्रिया हम भगवान का और कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, आगे बढ़े और क्वेश्चन के साथ, चलिए ठीक है। क्या है, देखो कि 24-year-old बर्न पेशेंट है जिसका वेट है 60 किलोग्राम, ठीक है, जिसका वेट कितना है, पेशेंट का बर्न पेशेंट है, उसका वेट है इतना, भाई 60 किलोग्राम है, ठीक है। हम लिखते हैं कि वेट है उसका 60 किलोग्राम, प्रेजेंट विथ इन्वॉल्वमेंट ऑफ फेस, नेक, एंटीरियर चेस्ट वॉल एंड एब्डोमिनल वॉल एंड बोथ आर्म सर्कमफेरेंशियल बर्न्स, ठीक है। उसका फेस बर्न हो चुका है, उसका नेक बर्न हो चुका है, उसका एंटीरियर चेस्ट वॉल बर्न हुआ है, एंटीरियर चेस्ट वॉल बर्न हुआ है, एब्डोमिनल वॉल बर्न होता है, मतलब पूरा ये पूरा आगे का बर्न हो चुका है, उसका बोथ आर्म सरकमफेरेंस बर्न हो चुका है। कैलकुलेट द फ्लूइड टू गिवन इन द फर्स्ट 8 आवर्स ड्यूरिंग पार्कलैंड्स फॉर्मूला, ठीक है, ये हमको कैलकुलेट करके देना है। पहले तो हम बात करेंगे कि इसके परसेंटेज को गिनने की, जिसके लिए हम यूज़ करने वाले यहाँ पे इसके परसेंटेज को काउंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं रूल ऑफ 9 मेथड को, ठीक है, जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया को, जिससे हमको क्या मिलेगा, तो टोटल बॉडी सरफेस एरिया इन परसेंटेज जो है वो हमको मिलेगा। पहली बात हम यहाँ पे करें कि जो फेस बर्न हुआ है, ठीक है, उसमें कितना आएगा, तो फेस बर्न जब हुआ है ना, उसके लिए होता है 4.5%, कितना आएगा, 4.5%, ठीक है। फिर हम बात करें कि नेक, अगर उसका नेक बर्न हुआ है तो उसके अंदर जो है हमको क्या देखने को मिलेगा, तो नेक बर्न की वजह से भी ये सेम, फेस एंड नेक की वजह से सेम, बराबर। फिर एंटीरियर चेस्ट वॉल जो हुई है, ठीक है, ये जो एंटीरियर चेस्ट वॉल है उसकी वजह से आ जाएगा आपका 9%, ठीक है, क्या आ जाएगा, 9%।
फिर अगर हम बात करें कि उसका एब्डोमिनल वॉल भी उसके उसी के साथ है वो, और बोथ आर्म्स जो है वो भी उसके बन हुए हैं, बोथ आर्म हुए हैं, उसके लिए आ जाएगा 9 + 9 = 18%। ठीक है, ये आ जाएगा टोटल बॉडी सरफेस। तो इसकी वजह से हम ढूंढे तो क्या आएगा, देखो 9 और 18 बराबर, तो क्या हो जाएगा, यस 20 जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा 27। ओके, और जो है 27 मिलेगा, यस नेक का और सबका रह रहा है, तो वो हमको देखने को मिलेगा। एब्डोमिनल वॉल का भी हम ले दे तो 18 और 18 36, 37 38 39 40, और ये नेक का मिलेगा तो हो जाएगा हमारा समथिंग, यस 40.5, क्योंकि ये भी प्लस होगा ना 9। ठीक है, क्योंकि एक चेस्ट का है और एब्डोमिनल वॉल का, तो 9 और 9 हो जाएगा 18, ये 18, 18 और 80 36, 36 और 4.5 करो, आ जाएगा आपको 40.5 जो है इसका टोटल बॉडी परसेंटेज है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको मिल गई। अभी पार्कलैंड फॉर्मूला जो हमको ढूंढना है। ठीक है, तो पार्कलैंड फॉर्मूला जो है हम देखें अगर, ओके, तो आंसर हमको अभी में नहीं देखना है। देखो अगर हमको यहाँ पे बोला हो कि पार्कलैंड फॉर्मूला, ठीक है, इसके अंदर पहले तो पता होना चाहिए कि फ्लूइड कौन सा यूज होता है, आरएल, कौन सा फ्लूइड यूज होता है, आरएल। ठीक है, यूज होगा 4 × परसेंटेज टोटल बॉडी सरफेस एरिया × वेट इन किलोग्राम, तो 4 × 40.5 मल्टीप्लाई उसका वेट कितना था, यस पेशेंट का वेट कितना था 60 किलोग्राम। ठीक है, कितना वेट था उसका 60 किलोग्राम, तो 6 4 24 24 और इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका समथिंग आंसर जो है वो मिलता है इतना 9720 मिलीलीटर। ठीक है, अभी ये जो आंसर मिला ना उसका जो है यहाँ पे पार्कलैंड फॉर्मूला में कुछ ऐसा होता है 50% और बाकी का आधा 50% ऐसे होता है। ये पहले 8 घंटे में दे देते हैं, बाकी का 50% 60 आवर्स में देते हैं। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड करेंगे। जब इसका आप 2 से डिवाइड करते हो तो ये आपको मिलता है 4860 ml। ठीक है, बट आपको यहाँ पे जो आंसर पूछा हुआ है क्या है, देखो 4860 ml है ना। ओके, तो आपको जो पूछा है वो लीटर के अंदर है, हमको मिला वो किसके अंदर था, हमारा आंसर ये था 4860 मिलीलीटर, राइट ना, इसी प्रकार का था हमारा आंसर। हाँ ठीक है, पर हमको यहाँ पे पूछा है लीटर के अंदर, तो क्या आएगा यहाँ पे 64 लीटर, तो बिल्कुल गलत, 5.8 भी नहीं, 7.2 भी नहीं, तो क्या आएगा 4.9 लीटर यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि 860 को हम 9 भी कर सकते हैं, 6 के पीछे होता है तो उसको हम 6 होता है पीछे तो हम उसमें ऐड कर देते हैं 1, और उसी तरीके से तो 4.9 लीटर हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। याद रहेगा आपको। ठीक है, कैसे करते हैं पार्कलैंड फॉर्मूला का, ये याद रखना 4 × परसेंटेज टोटल बॉडी सरफेस एरिया वेट इन किलोग्राम। ठीक है, और जो भी उसका आंसर मिला उसको 50% पहले 8 घंटे में उसका फ्लूइड देते हैं और बाकी का 50%, बाकी का आधा फ्लूइड 16 आवर्स में देता है। ऐसे टोटल 24 आवर्स में हम देते हैं, और ऐसे टोटल 24 आवर्स में हम देते हैं। सबसे ज़्यादा खास बात तो ये है कि पूछा जाता है ये फ्लूइड को काउंट करना कब से स्टार्ट किया जाता है, तो फ्लूइड को काउंट करना तब से स्टार्ट किया जाता है जब पेशेंट बर्न कितने बजे हुआ। ठीक है, वो क्या बोलते हैं हम, पेशेंट जो है वो बर्न कितने बजे हुआ है ना, ये बर्न कितने बजे हुआ उसके अकॉर्डिंग जो है ये पूछा जाता है। पेशेंट हॉस्पिटल में कब आया वो नहीं, पेशेंट बर्न कितने बजे हुआ था वो पूछा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है कि द नर्स इज प्रोवाइडिंग इंड्यूलिंग कैथेटर, मतलब कि फॉलिस कैथेटर केयर टू हर असाइंड मेल पेशेंट, और ये है मेल पेशेंट। आफ्टर क्लीनिंग द ग्लैंस पेनिस, उसका ग्लैंस पेनिस क्लीन करने के बाद द नर्स नोटिस दैट द फोरस्किन रिट्रैक्टेड बिहाइंड द ग्लैंड पेनिस। ठीक है, उसका फोरस्किन जो उसने पीछे की ओर किया, फिर वो आगे नहीं आ रहा है, कैन नॉट बी पुल्ड बैक फॉरवर्ड। ठीक है, तो वो पुल बैक नहीं हो रहा है ऑन डॉक्यूमेंटेशन, वो आगे की ओर नहीं आ रहा है ऑन डॉक्यूमेंटेशन। समझ रहे हो क्वेश्चन को, नर्स थी
इंड्यूलिंग कैथेटर लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, पेशेंट का सर्कमसिजन नहीं हुआ है तो उसकी फोरस्किन प्रेजेंट होगी ना, तो क्या करेंगे हम, वो फोरस्किन को हम पीछे करते हैं, ग्लैंस पेनिस को हम क्लीन करते हैं, ठीक है। और फिर जो है हम क्या करेंगे, कैथेटर को इंसर्ट कर दिया, और फिर जब हम उसकी जो वो फोरस्किन जो है जो हमने पीछे की थी, हम उसको फॉरवर्ड आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब वो नहीं आ रही है, ठीक है, अब वो नहीं आ रही है वापस आगे। द नर्स विल यूज विच टर्मिनोलॉजी टू एक्सप्रेस दिस कंडीशन, तो इस कंडीशन के लिए नर्स क्या बोलेगी, ये फिमोसिस है, हाइपोस्पाइडियासिस है, पैराफिमोसिस है या सर्कमसिजन। सर्कमसिजन तो इसके लिए होने वाली सर्जिकल ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो ये तो आने से लिए टर्मिनोलॉजी क्या है, फिमोसिस तो नॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है। नॉर्मल सिचुएशन मतलब कि पहले से ही जो है फोरस्किन वो वापस नहीं जाएगी, ठीक है, वो है। पर हाइपोस्पाइडेसिस तो पूरी कंडीशन ही अलग है, क्योंकि जो पेनिस का ओपनिंग है, ठीक है, वो आगे की ओर होना चाहिए। अगर ऊपर की ओर हो जाता तो एपिस्पाइडासिस था, अगर नीचे की ओर ओपनिंग हो जाता तो वो हाइपोस्पाइडासिस था। तो यहाँ पे ऐसा भी कुछ नहीं बोला है, पैराफिमोसिस है ये। क्या है ये, पैराफिमोसिस। एक बार फोरस्किन वापस जाने के एक बार फोरस्किन जो है वो रिवर्ट जाने के बाद फॉरवर्ड नहीं हो पाती, उसको बोलते हैं हम पैराफिमोसिस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट रहेगा। देखते हैं किस तरीके का होता है। ओके, देखो ये हमारा फिमोसिस है कि वो वापस ही नहीं जाएगा, और ये हमारा पैराफिमोसिस है कि एक बार अगर वापस हमने नीचे किया तो फिर वो ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये पैराफिमोसिस या फिमोसिस है, दोनों के अंदर करते तो सर्कमसिजन ही है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया ऑप्शन सी करेक्ट। पैराफिमोसिस इज अ कंडीशन इन विच द फोरस्किन बिकम्स ट्रैप्ड बिहाइंड द ग्लैंड्स एंड कैन नॉट बी रिटर्न टू इज नॉर्मल पोजीशन, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस या फॉरवर्ड नहीं आती है। इट अकर्स व्हेन द फोरस्किन इज रिट्रैक्टेड बिहाइंड द ग्लैंड्स एंड देन बिकम स्टक, एक बार वापस जाने के बाद वो वहाँ पे स्टक हो जाती है इन दैट पोजीशन। ऑन दी अदर हैंड, फिमोसिस की बात करें, इसका पूरा अपोजिट होता है, रेफर्स टू अ कंडीशन इन विद द फोरस्किन ऑफ द पेनिस इज टाइट, ठीक है। फोरस्किन ऑफ द पेनिस इतना टाइट होता है कि वो जाती ही नहीं है ऐसे, तो आप जाने के बाद ऐसा लाने की तो बात ही नहीं हुई, ठीक है। एंड कैन नॉट बी इजीली रिट्रैक्टेड ओवर दी ग्लैंड्स, ठीक है, वो इजीली रिट्रैक्टेड नहीं होती, वापस ही नहीं जाती है, तो ये कंडीशन है। नेक्स्ट कंडीशन है कि पेशेंट इज इंट्यूबेटेड विद एंडोट्रेकियल ट्यूब, ईटी ट्यूब की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। पेशेंट को कौन सी ट्यूब लगी हुई है, यहाँ पे ईटी ट्यूब लगी हुई है। एंड टू कंफर्म द प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब द बेड साइड, बराबर, बेड साइड कौन सा मशीन रखा गया है और उससे कंफर्मेशन दिया है, तो बेड साइड मशीन है हमारा एक्सरे का, चेस्ट एक्सरे का, क्योंकि एंडोट्रिकल ट्यूब के अंदर भी ऑब्वियसली कौन सा जो है वो हमको लाइन देखने को मिलता है कि जिसकी वजह से हम रेडियो उसमें एक्सरे में देख पाएंगे, तो उसके अंदर भी होता है ये रेडियो ओपैक लाइन, ठीक है, जिसकी मदद से ही हम उसको एक्सरे में देख पाते हैं। तो पेशेंट को ईटी ट्यूब लगाया है, कंफर्म किया प्लेसमेंट ट्यूब का, बेड साइड एक्सरे का मशीन था उससे, रेकमेंडेड बाय द डॉक्टर, द ट्यूब इज करेक्टली प्लेस्ड इफ, डॉक्टर ने बोला ट्यूब एकदम करेक्ट लगाई है, इफ इट इज हाउ मैनी सेंटीमीटर्स अबोव द कैराइना, कब, जब ये कैराइना से कितने सेंटीमीटर्स अबोव रहेगी तब। ये कैराइना है क्या, ये मान लो कि ये आपका ट्रेकिया है, ठीक है, यहाँ से ट्यूब का ये लंग्स का बाइफर्केशन, ठीक है, ये लंग्स है, और ये ट्यूब जो है आपकी होनी चाहिए यहाँ, ठीक है, ये कैराइना पॉइंट बोलते हैं इसको, जो कहाँ पे 1 to 2 सेंटीमीटर अबो होता है, ये बाइफर्केशन से अबो, मतलब कि यहाँ तक अगर आपने ट्यूब को लगाया तो ट्यूब में जो भी आप ऑक्सीजन देते हो वो क्या हो जाएगा, 50% यहाँ जाएगा, 50% यहाँ जाएगा, मतलब कि जो बोथ लंग्स है वो इक्वली वेंटिलेट होते हैं, बोथ लंग्स इक्वली वेंटिलेट होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये यूज़ किया जाता है कि 1 to 2 सेंटीमीटर अबोव कैराइना पॉइंट पे रखना, क्या उसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों रखना है, ऐसे ही नहीं रखना है, पर इसीलिए रखना है क्योंकि जो भी हम एंडोट्रेकियल ट्यूब से ऑक्सीजन देते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब को मैकेनिकल वेंटिलेटर से कनेक्ट करके उसके थ्रू हम ऑक्सीजन देते हैं, तो वो डायरेक्टली जाएगा लंग्स के अंदर, और वो दोनों लंग्स को इक्वली, हाँ कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि डीएलटी, जब हम कौन सी
डबल ल्यूमेन ट्यूब का यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो है वो 2 बलून होता है, पर क्या किया जाता है कि उसको यहाँ पे एक बलून को यहीं पे इन्फ्लाट कर देते हैं, दूसरे बलून के जैसे हमके राइट लंग को ही हमको ऑक्सीजन देना है तो यहीं पे वो आ जाएगा, ठीक है। और इसी लंग को जो है वो 100% ऑक्सीजन देगा और इसको कुछ भी नहीं देगा लेफ्ट लंग को, तो इसको बोलते हैं सिंगल लंग वेंटिलेशन, ठीक है। डबल ल्यूमेन ट्यूब जो है वो सिंगल लंग वेंटिलेशन के यूज होता है। डबल ल्यूमेन ट्यूब इज यूज फॉर द सिंगल लंग वेंटिलेशन। और जब हम सिंगल ल्यूमेन ट्यूब की बात करते हैं, ठीक है, सिंगल ल्यूमेन ट्यूब की, तो वो तो इसी तरीके से रहती है, तो वो दोनों लंग को इक्वली जो है वो वेंटिलेट करती है ना। तो सिंगल ल्यूमेन ट्यूब फॉर यूजिंग ऑफ दैट दी डबल लंग वेंटिलेशन। और डबल लंग जो ट्यूब है, ठीक है, डबल ल्यूमेन ट्यूब है, वो सिंगल लंग वेंटिलेशन के लिए यूज होता है। बट नॉर्मली तो ऐसा ही बोला जाता है कि एंडोट्रेकियल ट्यूब को कैराइना पॉइंट से 1 to 2 सेंटीमीटर अबोव रखा जाए ताकि बोथ लंग्स को जो है वो इक्वली ऑक्सीजन दे पाए, है ना। दूसरी चीज़ ये भी होती है क्योंकि उसका एंडिंग पॉइंट मैकेनिकल वेंटिलेटर से कनेक्ट होता है। एंडोट्रेकियल ट्यूब हम लगाते कब है, तो तब लगाते हैं जब पेशेंट का ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रहा है या फिर पेशेंट का जो ब्रीदिंग रेट है जो नॉर्मली 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट होना चाहिए वो 8 लीटर पर मिनट से भी कम आ रहा है या 8 ब्रीथ पर मिनट से भी कम आ रहा है, तब जाके हम डिसाइड करते हैं कि ईटी लगाओ। ईटी ट्यूब भी सिर्फ 21 डेज तक ही काम करता है। कितने? 21 डेज तक ही काम करता है। अगर आपको पता है पहले से कि पेशेंट को 21 डेज से ज़्यादा जो है वो ब्रीदिंग चाहिए, बाहर से देना पड़ेगा ऑक्सीजन, तो हम ईटी ट्यूब देते ही नहीं है, हम उसको ट्रैकेस्टोमी लगा देते हैं। फिर यहाँ पे होल करके ट्रैकेस्टोमी ट्यूब लगा देते हैं ताकि वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलती है। तो ये सारी नॉर्मल चीज़ें हैं जो दिमाग में रखनी ही पड़ती है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो रखनी पड़ती है। ओके, तो इसी की वजह से क्या बोल दिया है कि उसको 1 to 2 सेंटीमीटर अबोव द कैराइना पॉइंट पे रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, तो उसके पीछे रीज़न है। दोनों लंग को इक्वली, तो देखो क्या आएगा, क्या पूछा है कि द ट्यूब इज करेक्टली प्लेस्ड इफ इट इज हाउ मैनी सेंटीमीटर्स अबोव द कैराइना, ठीक है। तो अबोव द कैराइना जो है उससे वो कितना ऊपर होना चाहिए ये हमको बोला है। तो क्या आएगा उसके अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर जो है हमको क्या देखने को मिलेगा, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, 1 to 2 सेंटीमीटर अबोव होना चाहिए कैराइना से, 4 to 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। फिर 2 to 4 सेंटीमीटर होना चाहिए या फिर 6 to 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो क्या आएगा इसके अंदर कि ट्यूब जो है कैसे बोलेंगे, ओके है डॉक्टर, कब बोलेंगे, यस करेक्टली प्लेस्ड है कि वो 1 to 2 सेंटीमीटर अबोव होनी चाहिए कैराइना पॉइंट से, तब बोलेंगे। तो कौन सा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। देख लो, चलो हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। द ऑप्टिमल प्लेसमेंट ऑफ एन एंडोट्रेकियल ट्यूब इज 1 to 2 सेंटीमीटर अबोव द कैराइना। द कैराइना इज द पॉइंट वेयर द ट्रेकिया डिवाइड्स, ट्रेकिया डिवाइड हो रहा था बोथ लंग में, राइट एंड लंग बाइफरकेट्स हो रहा था, मैंने बताया इमेज करके आपको, बस वही। ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू द राइट एंड लेफ्ट मेन स्टेम ब्रोंकाई। इफ द ट्यूब इज प्लेस्ड टू हाई, अगर ट्यूब को आपने बहुत ही ऊपर रखा, इट कैन एंटर द राइट मेन स्टेम ब्रोंकस ब्लॉक दी लेफ्ट लंग, वो भी मैंने आपको बता दिया, वो DLT वाला, डबल ल्यूमेन ट्यूब वाला। इफ द ट्यूब इज प्लेस्ड टू लो, इट कैन एंटर द राइट और लेफ्ट ब्रोंकस and block both lungs. A bedside chest X-ray is the best way to confirm the placement of an endotracheal tube. Okay. अगर आप ऐसा बोलो कि मैडम हमारे पास तो एक्सरे नहीं अवेलेबल है, चलो बेड साइड एक्सरे अवेलेबल नहीं है, हमको पेशेंट को लेके जाना पड़ेगा, तो क्या हम पेशेंट को लेके जाएंगे? हाँ, कन्फर्मेटिव करने के लिए आप एक बार पेशेंट को लेके जाओगे? नहीं, ठीक है। तब आप यूज़ करोगे इसके अंदर कौन सा मेथड, यस EtCO2 कैप्नोग्राफी मेथड जिसको बोलते हैं, एंड टाइडल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मेथड जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सा मेथड, यस कैप्नोग्राफी, एंड टाइडल वॉल्यूम जिसको बोला जाता है, ठीक है, वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। पहला असेसमेंट हमारा किया जाता है, ये फर्स्ट असेसमेंट है ET ट्यूब डालने के बाद, फिर आप कन्फर्मेटिव में जाओगे, समझ आ रहा है। तो ये हम करेंगे, ओके। ये है कन्फर्मेटिव चेस्ट एक्सरे, पर ना पहले हमको फिर फर्स्ट असेसमेंट ये है हमारा, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम वाला, ओके। इट इज़ CO2 कैप्नोग्राफिक मेथड जिसको बोला जाता है। और दूसरी बात, जब भी हम एंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं उसको मैकेनिकल वेंटिलेटर से कनेक्ट किया जाता है, तो बेड साइड इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखा जाएगा आम्बू बैग। क्या रखा जाएगा बेड साइड इंस्ट्रूमेंट, तो बेड साइड इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज़ होता है
अम्बुबैग, ठीक है। कैसे यूज होता है एम्बुबैग? इज दी आर्टिफिशियल मैन्युअल ब्रीदिंग यूनिट, क्योंकि अगर वेंटिलेटर का कोई भी प्रॉब्लम हुआ क्रिएट तो पेशेंट को ब्रीदिंग नहीं मिलेगा और प्रॉब्लम होगी, पेशेंट मर जाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे भी कोई प्रॉब्लम होती है उसका एंड जो है वेंटिलेटर से निकाल दो और तुरंत जो उसका एंड वहाँ पे एम्बुबैग लगाओ, पुश चालू करो और पेशेंट को ब्रीदिंग देना चालू कर दो, ठीक है। तो ये किया जाता है इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखना, ओके। चलो आगे देखिए और क्वेश्चंस क्या है, ओके। अ नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट विद हाइपोथायरॉयडिज्म, उसका थायराइड का जो लेवल है वो कम है, इसके लिए बोला है हाइपोथायरॉयडिज्म है। विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू फाइंड, तो यहाँ पे नर्स कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन फाइंड करेगी जब पेशेंट को क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो क्या यहाँ पे टेकिकार्डिया एंड वेट लॉस देखने को मिलता है, ये तो हाइपरथायरॉयडिज्म में देखने को मिलता है। हीट इनटॉलरेंस एंड इंक्रीज्ड एपेटाइट देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अंदर जो है वो हीट इंटॉलरेंस और वो सब, ये भी हाइपरथायरॉयडिज्म में देखने को मिलता है। कोल्ड इंटॉलरेंस एंड ब्रेडिकार्डिया, बिल्कुल ये हाइपो में है। और एक्सॉप्थेल्मस है कि आंखों पूरी बाहर आ जानी, ठीक है। एक्सॉप्थेल्मस एंड पाल्पिटेशन भी हाइपर के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपो के अंदर कौन सा मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा, यस, कोल्ड इंटॉलरेंस एंड ब्रेडिकार्डिया। इसके अंदर तो बिल्कुल भी पेशेंट को भूख ही नहीं लगेगी, ठीक है। और उसका जो है फिर भी वेट गेन होगा क्योंकि उसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसकी वजह से वेट गेन होता रहेगा। कोल्ड इंटॉलरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। इंक्रीज एपेटाइट नहीं, उसको तो भूख ही नहीं लगती, ठीक है। ये कंडीशन हाइपो के अंदर, जिसका जो बीएमआर है बेजल मेटाबॉलिक रेट यहाँ पे कम देखने को मिलता है हाइपो पैराथायरॉयडिज्म के अंदर, ठीक है। तो क्या आएगा हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर, उसको कोल्ड इनटॉलरेंस और ब्रेडिकार्डिया होगा, उसको ठंड लगेगी, ठीक है। और ब्रेडिकार्डिया उसका जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज जाएगा, इसका सारा अपोजिट हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर है। तो यहाँ पे हमारा क्या करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट। मैंने आपको बताया ना कि इसके अंदर हमारा जो बीएमआर है वो डिक्रीज्ड हो जाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ड्यू टू इनसफिशिएंट थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन, क्योंकि थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन इनसफिशिएंट होता है। कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड कोल्ड इंटॉलरेंस, पेशेंट को ठंड लगेगी भले ही नॉर्मल टेम्परेचर हो। फटीग होगा, उसको वेट गेन होने लगेगा फिर भी भले खाने नहीं खाता है। ब्रेडिकार्डिया होगा, हार्ट रेट उसके नॉर्मली होने चाहिए 60 टू 72 बिट्स पर मिनट, पर उससे भी कम होने लगेंगे। स्किन उसकी ड्राई हो जाएगी और कॉन्स्टिपेशन होगा। इन कॉन्ट्रास्ट उसका बिल्कुल अपोजिट हाइपर थायरॉयडिज्म प्रेजेंस विद टेकिकार्डिया, हार्ट रेट उसके बढ़े हुए देखने को मिलेगा। हीट टॉलरेंस उसको और पेशेंट्स से और नॉर्मल जो पीपल है उसके कंडीशन में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे भी उसको गर्मी लगेगी। उसका तो वेट लॉस होगा क्योंकि उसका बीएमआर रेट जो है वो अपोजिट ज़्यादा है। तो इसको जो खाएगा डायरिया बराबर होता रहेगा, खाना ज़्यादा खाएगा और डायरिया डायरिया डायरिया, तो वेट लॉस हो जाता है। एक्सॉप्थेल्मस देखने को मिलेगा, इज स्पेसिफिक टू ग्रेव्स डिजीज, मतलब ये हाइपरथायरॉयडिज्म से भी और कंडीशन ट्रिगर्ड हो जाना, ज़्यादा बिगड़ जाना, कोई ऐसी कंडीशंस की जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, हाइपरथायरॉयडिज्म बढ़ेगा, ठीक है। और ग्रेव्स डिजीज अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, ये सारे हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स है, ठीक है, ओके। फिर क्या है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रावेनस आईवी फ्लूइड जो है इसमें से कौन सा हम यूज करेंगे, फ्लूइड इज कंसीडर्ड आइसोटोनिक, जो कैसा है आइसोटोनिक है, ठीक है। जो कैसे कंसिडर करेंगे हम आइसोटोनिक, एंड कॉमनली यूज्ड फॉर फ्लूइड रिससिटेशन इन हाइपोवॉलेमिक पेशेंट, जिसके अंदर क्या हुआ है, तो इसके अंदर ये कंडीशन फ्लूइड जो लेवल है ना वो डिक्रीज हुआ है, उसके अंदर हम कौन सा नॉर्मली आईवी फ्लूइड यूज करेंगे और जो आइसोटोनिक होना चाहिए। कुछ नहीं पता है तो कोई नहीं, आइसोटोनिक होना चाहिए बस। तो 0.45 सोडियम क्लोराइड होना चाहिए। तो ये कंडीशन तो होती है हाइपोटोनिक है ये तो, ठीक है। 0.9% सोडियम क्लोराइड, 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, ये भी जो है वो हाइपरटोनिक है। 3% सोडियम क्लोराइड, ये भी हाइपरटोनिक है। तो क्या बचा हमारा 0.9% सोडियम क्लोराइड, ये हमारा बिल्कुल आइसोटोनिक। अगर आइसो याद होगा ना तो हाइपो और हाइपर ये दोनों आप निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये यूज होगा 0.9% सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, देख लो है। नॉर्मल सलाइन 0.9% सोडियम क्लोराइड मतलब NS इज एन आइसोटोनिक फ्लूइड, मीनिंग इट हैज दिस सेम ऑस्मोलरिटी,
किसको बोलते हैं कि जिसकी ऑस्मोलैरिटी सेम हो एज ब्लड प्लाज्मा के अकॉर्डिंग। इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर फ्लूइड रिससिटेशन इन केसेस ऑफ हाइपोवॉलेमिया। डिहाइड्रेशन के अंदर भी पहली चॉइस है और शॉक के अंदर भी। इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम 0.45% सोडियम क्लोराइड की बात करें तो वो क्योंकि 0.9% से कम है तो इसको हम हाइपोटोनिक बोलेंगे। वाइल अगर 3% की बात करें तो ये जो है वो 0.9% जो आइसोटोनिक है उससे ज़्यादा है तो हम इसको कंसिडर करेंगे हाइपरटोनिक। ठीक है, इसलिए मैंने बोला आपको आइसोटोनिक पता है तो आप हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक दोनों निकाल पाएंगे। कौन सा है आइसोटोनिक? हमारा 0.9% सोडियम क्लोराइड। अगर हम क्या बोले कि 0.45 इससे कम है तो वो हाइपोटोनिक है, और अगर हम ऐसे ही बात करें कि ये 0.9% जो आइसोटोनिक है, अगर 3% सोडियम क्लोराइड क्योंकि ये ज़्यादा है तो ये हाइपोटोनिक है। ठीक है, तो आपको कंडीशन में सिचुएशन इक्वेशन याद रखने हैं आइसोटोनिक के। आइसोटोनिक याद है, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, ओके चलो। डेक्सट्रोज 5% in water D5W acts as a hypotonic solution after dextrose metabolism। ठीक है, तो ये कंडीशन है। चलो अभी अ 2-year-old चाइल्ड इज डायग्नोज्ड विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। एक 2 साल का बच्चा है, उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम मतलब कि किडनी के रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हुआ है। विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज ए प्रायोरिटी? तो यहाँ पे नर्सिंग प्रायोरिटी इंटरवेंशंस क्या रहेगा? एनकरेज हाई सोडियम डाइट, हम इसको बोलेंगे कि तू हाई सोडियम डाइट ले। मॉनिटर यूरिन आउटपुट एंड डेली वेट उसका। एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक इज प्रिस्क्राइब, यहाँ पे कौन सा आपको सेप्सिस दिखाया हुआ है? सेप्सिस मतलब कि कौन सा इन्फेक्शन दिखाया है कि आप जाके उसको एंटीबायोटिक देना चालू करेंगे। रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक कम्प्लीटली, उसको बोलेंगे बिल्कुल पानी ही मत पियो। तो कुछ नहीं करेंगे, हम उसके अंदर बोल देंगे कि उसका यूरिन आउटपुट और डेली वेट जो है वो देखना पहले तो चालू करो, ये ज़रूरी है। ठीक है, तो हम इसको यही बोलेंगे। हाई सोडियम डाइट के लिए तो एनकरेज करते ही नहीं, कम ही बोलेंगे। एंटीबायोटिक तो तब देके जब कुछ सेप्सिस के रिलेटेड कुछ कंडीशन होती, फ्लूइड इनटेक कम्प्लीटली बंद नहीं करते। तो क्या करेगा ऑप्शन नंबर बी कि पेशेंट को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो उसका इनटेक आउटपुट मतलब मॉनिटर यूरिन आउटपुट और डेली वेट किया जाए। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। देखो नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय मैसिव प्रोटीनूरिया, उसके अंदर प्रोटीन का लेवल बढ़ेगा। हाइपो एल्ब्यूमिनेमिया, ब्लड के अंदर एल्बुमिन का लेवल कम होगा। एल्बुमिन एक ऐसा प्रकार का प्रोटीन है कि जो ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। ठीक है, ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करता है और ये ज़रूरी होता है एडिमा को कंट्रोल करने के लिए बॉडी का, है ना। तो इसके लिए है कि इसमें क्या देखने को मिलेगा, नेफ्रोटिक में प्रोटीन यूरिया होगा, मतलब कि यूरिन के अंदर प्रोटीन का लेवल प्रेजेंट होना, ब्लड के अंदर एल्बुमिन का लेवल कम होना, क्योंकि प्रोटीन वन टाइप ऑफ द एल्बुमिन यूरिन के थ्रू प्रोटीन बाहर निकल गया बराबर, तो क्या होगा ब्लड के अंदर एल्बुमिन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो एडिमा का लेवल बढ़ जाएगा एंड एडिमा देखने को मिलेगा। द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इज द मॉनिटर फ्लूइड बैलेंस। ठीक है, इसके अंदर हमको फ्लूइड बैलेंस मॉनिटर करना पड़ेगा क्योंकि एडिमा को चेक करना है बाय असेसिंग डेली वेट। ठीक है, और डेली वेट भी किस तरीके से किया जाएगा, एक ही समय पे एक ही मतलब कि जो कपड़े वो रोज पहन के आता है उसी के साथ। ठीक है, और लाइट वेट क्लोज होने चाहिए और सेम वेट मशीन होना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है और यूरिन आउटपुट भी देखते हैं। सोडियम रिस्ट्रिक्शन नॉट एन इंक्रीज इज रेकमेंडेड टू मैनेज एडिमा। एडिमा को वो करने के लिए हम सोडियम रिस्ट्रिक्शन जो है वो डालते हैं, इंक्रीज नहीं करते हैं। एंटीबायोटिक्स आर नॉट द प्राइमरी ट्रीटमेंट अनलेस देयर इज एन इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का कुछ बोला ही नहीं है सेप्सिस का, तो हम उसके अलावा कोई भी प्रॉपर रिजल्ट के बिना तुरंत हम एंटीबायोटिक चालू नहीं करते, तो ये भी गलत बात है। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन इज यूजुअली बेस्ड ऑन द सिवियरिटी ऑफ एडिमा। अगर एडिमा बहुत ज़्यादा होता या होगा, हमको ऐसी कोई कंडीशन दी होती तो हम बोलते कि फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करवा दो। ऐसा कुछ लग नहीं रहा है तो हम पहले से ऐसा बोलेंगे भी नहीं। एंड एल्बुमिन लेवल्स को देखना। ठीक है, तो ये बातें थोड़ी बात की है, तो सबसे पहले आएगी ये कंडीशन। और याद रखना कि कोई भी किडनी का डिजीज़ हो, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो, एक्यूट किडनी इंजरी हो, एक्यूट किडनी डिजीज़ हो, ये सबके अंदर सेम देखने को मिलता है प्रोटीन यूरिया। यूरिन के अंदर प्रोटीन का लेवल देखने को मिलता है जिसकी वजह से एल्बुमिन का लेवल ब्लड के अंदर कम होता है, हाइपो एल्बुमिनेमिया देखने को मिलता है।
और उसी की वजह से एडिमा देखने को मिलता है। सबसे पहला हम एडिमा की बात करें तो पेरी ऑर्बिटल एडिमा देखने को मिलता है। ये जो हमारी ऑर्बिटल कैविटी है उसके आजू बाजू एडिमा सबसे पहले इसमें देखने को मिलता है, और फिर जो है एंकल में और फुट में देखने को मिलता है।